दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम न्यूज़पेपर्स रीड करते हैं तो उसमें दो टर्म हमें बहुत सिग्निफिकेंटली दिखती हैं। एक तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर कोई ये सवाल पूछे या कोई आपसे इन जनरल डिस्कस भी करे कि जीडीपी और एचडीआई को अगर कंपेयर किया जाए तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है, तो देखिए दोनों ही पैरामीटर अपनी अपनी जगह पर एक अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर बात हम करें जीडीपी की, तो जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक पैरामीटर है जो ये बताता है कि आपके देश में कितनी ग्रोथ हो रही है। जितनी ग्रोथ होगी उतना ही वर्चुअस साइकिल को बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मैं भी लिख भी दूंगा आपके लिए खैर ये वर्चुअस साइकिल ये क्या होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एचडीआई के कंटेक्स्ट में, तो एचडीआई जो है ये डेवलपमेंट इंडेक्स है जो कि ये बताता है एजुकेशन हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इसमें लोगों का या देश के जो लोग हैं उनका क्या पोजीशन चल रहा है। तो दोनों ही अपने अपने पैरामीटर पे ठीक है। तो आइए जानते हैं डिटेल में इन सब के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आई एम शुभम शर्मा, योर इकोनॉमी फैकल्टी। और अगर आप सब हमारे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को कमेंट करें। और साथ में मुझे अभी बताएं आप कमेंट करके कि आपको क्या लगता है जीडीपी और एचडीआई में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर दोनों इंपॉर्टेंट है तो वो भी जरूर मुझे मैसेज करके कमेंट में बताएं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले जीडीपी के बारे में। अगर हम जीडीपी के बारे में बात करें तो इंडिया इज करंटली ranked as the fourth largest economy in the world. This is based on nominal GDP. अगर हम भारत की ओवरऑल सिनेरियो को अभी देखें हाल फिलहाल में, सो वी आर रैंक्ड एज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड दिस इज बेस्ड ऑन नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडी के बेसिस पे हम ये बात कह सकते हैं। तो जैसा ही मैंने आपको बताया, वर्चुअस साइकिल जो है, जो हमारी इकोनॉमी की वर्चुअस साइकिल है, ये वर्चुअस साइकिल बहुत बेहतर परफॉर्म करती है अगर आपकी जीडीपी लगातार बढ़ती है। तो क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है। इस प्रोडक्शन को बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जब ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है तो सेविंग इंक्रीज हो रही है। सेविंग के इंक्रीज होने से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रहा है। और जब कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ रही है। इसी को हम वर्चुअस साइकिल कहते हैं। तो जीडीपी बढ़ना एक बहुत अच्छा साइन है जो कि ये बताता है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लगातार बढ़ रही है। और जितनी आपके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है वो एक साइन भी होता है कि आप जो है अपनी इकोनॉमी को एक अलग पैरामीटर, यानी कि अगर आप डेवलपिंग कंट्री हैं तो आप डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हो। जैसे भारत सरकार का टारगेट है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें जितना जल्दी हो सके बनना है, फिर 2047 तक हमें डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है। तो उसमें जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़नी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी कि जैसे फॉर एग्जांपल हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड। जीडीपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले है इनकम मेथड। इनकम मेथड का मतलब जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको जो इनकम मिलती है उसको हम ऐड कर देते हैं। यानी कि लैंड जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उस पर रेंट पे होता है। लेबर को हम वेजेस देते हैं। लेबर को हम वेजेस देते हैं। कैपिटल जो मशीन्स हम लेते हैं उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। और ऑन्टरप्रेन्योर्स को वी पे द प्रॉफिट। ऑन्टरप्रेन्योर्स को हम प्रॉफिट देते हैं। When we add all these things, जब हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो दैट इज द जीडीपी कैलकुलेटेड थ्रू इनकम मेथड। वो जीडीपी इनकम मेथड वाली जीडीपी कैलकुलेटेड होती है। दूसरा होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। व्हाट इज दिस एक्सपेंडिचर मेथड? जिसमें हम एक्सपेंडिचर्स को काउंट करते हैं। एक्सपेंडिचर को काउंट करते हैं, यानी कि जो एक्सपेंडिचर हमारी कंट्री में होते हैं उन्हें हम यहां पर जोड़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C plus I plus G plus X minus M. C stands for consumption. C stands for consumption, that is consumption by the people. I stands for investment by businesses. Investment by businesses.
G stands for government expenditure. G stands for government expenditure. Then X minus M, that is export minus import. Export minus import. Now this is expenditure method. First is income method, second is expenditure method to calculate GDP. But now the country is focusing more on gross value added method. That is the third method of calculating GDP. Third method of calculating GDP. Third method of calculating GDP, that is gross value added method. Gross value added method. What is the formula for it? Value of output minus intermediate consumption. Value of output minus intermediate consumption. Value of output minus intermediate consumption. Now the government is computing this GDP through this gross value added method, क्योंकि ये हमें सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ बताती है. ये हमें सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ बताती है. That's why the GDP is computed with the help of this gross value added method. फिर अगर हम GDP की बात करें तो GDP के दो तरह के टाइप्स होते हैं. एक होती है हमारी नॉमिनल GDP. First is nominal GDP. Nominal GDP, that is that form of GDP which does not adjust inflation. 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 Second is real GDP. Real GDP. That form of GDP which adjust inflation. Which adjust inflation. Now real GDP is considered a better form of GDP because it adjusted the effect of inflation. So जब भी हम बात करते हैं कि नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करती. वहीं रियल जीडीपी वो होती है जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी होती है. तो रियल जीडीपी एक बेहतर तरीका है जीडीपी मेजर करने का, क्योंकि इसमें कंपैरिजन होता है बेस ईयर से. कंपैरिजन इज डन विथ बेस ईयर. इसमें द कंपैरिजन इज डन विथ बेस ईयर. एक बेस ईयर होता है 2011-12 का, उससे आप कंपैरिजन करते हो. दैट इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी. अब अगर हम बात करें कि जीडीपी की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी फॉर इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी के लिए जीडीपी की इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए सबसे पहले इट मेजर क्वांटिटेटिव aspect of economy. Quantitative aspect of economy. It measure the quantitative aspect of economy. A rising GDP indicate growing economy. Indicate growing economy. Indicate growing economy. Whereas falling GDP show contraction. Falling GDP show contraction. Second, policy making tool. Policy making tool. It is a policy making tool. How come it is a policy making tool? Help government to plan. Help government to plan, budget and prioritize
and prioritize spending. High or low GDP, high or low GDP, high or low GDP affect tax revenue, affect tax revenue. High or low GDP affect tax revenue, public expenditure, and debt management, and debt management. And debt management. Third point, global comparison between countries. Global comparison between countries can be done. Global comparison between countries can be done. Fourth, investment decision. Investment decision. Investment decision. Growing GDP attract FDI. Growing GDP attract FDI. Growing GDP attract FDI. And sign of stability and profit. Sign of stability and profit. It is the sign of stability and profit. Then fifth, employment. Employment. Higher GDP. Higher GDP. Also higher GDP also promote employment. Also promote employment. Then help to grow, help to know which sectors are contributing, more in economy, contributing more in economy. Which sectors are contributing more in economy? This gross value added help us to know which sector are contributing more in the economy. So these are the advantage or importance of GDP. Now, if we talk about the challenges of GDP, the challenges of GDP, अगर हम GDP के challenges की बात करें, what are the challenges of GDP? Ignore income inequality. Ignore income inequality. Ignore income inequality. No calculation of informal economy. No calculation of informal economy. No calculation of informal economy. Ignore environment degradation. Ignore environment degradation. Ignore environment degradation. Exclude non-market activity. That is the same thing, although exclude non-market activity. Exclude non-market activity. Does not indicate happiness. Does not indicate happiness. Happiness is not indicated here. Does not indicate happiness or satisfaction. So these are the challenges associated with GDP. These are the challenges of GDP. This is what I had mentioned here. Now let's talk about Human Development Index. Issued by UNDP, coined by or developed by the Pakistani economist Mehboob ul Haq, and our own Indian economist Amartya Sen also contributed a lot in human capabilities. Rank of India in latest HDI is 130. Top 3 countries are Iceland, Norway and Switzerland. Now this UNDP is calculating this HDI ranking, and they will give this HDI ranking on yearly basis.
Right now, the rank of India is 130, and the score of HDI is from 0 to 1. The score of HDI is from 0 to 1. The more closer you are towards the 1, the more closer you are to the 1, the better performance is. So rank of India in HDI is 130. The top 3 countries are Iceland, Norway, and Switzerland. Okay. Now, if we talk about the parameter standard of living, to be indicated by real per capita income adjusted for differing purchasing power parity. Standard of living, how better standard living of your country is, it is dependent on that. Knowledge, it is measured by mean year of schooling and expected year of schooling. Mean year of schooling means it is the average number of completed year of education of people aged 25 year and older in the country. यानी कि वो लोग जो 25 साल के ऊपर हो गए हैं, यानी 25, 26, 27, 28 साल के हुए, उन्होंने कितने साल की एजुकेशन अपनी ओवरऑल ली है. सेकेंड इज expected year of schooling. It is the number of year of schooling that a child entering school is expected to receive, assuming that current enrollment rate stayed the same throughout the child life. यानी कि कोई भी बच्चा जो स्कूल में एंटर हो रहा है वो कितने साल की पूरी स्कूलिंग लेता है, 10 साल की स्कूलिंग लेता है, 12 साल की स्कूलिंग लेता है, ये एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग होता है. मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग बताता है हमें कि एक 25 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है उसने कितने साल उसने एजुकेशन को दी है, कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ एजुकेशन. और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग हमें बताता है नंबर ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग दैट अ चाइल्ड एंटरिंग स्कूल इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव. जो बच्चा स्कूल में एनरोल हो रहा है उसको कितने साल तक की स्कूल की एजुकेशन उसकी हो रही है, दैट इज एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग. ठीक है. हेल्थ इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू बी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ बर्थ. यानी कि बर्थ के टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, दैट इज कॉल्ड एज हेल्थ पैरामीटर. तो इसके बेसिस पर एचडीआई रैंकिंग निकलती है. इसके बेसिस पे एचडीआई रैंकिंग निकलती है. अगर हम बात करें व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एचडीआई, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एचडीआई, एचडीआई की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ एचडीआई, what is the importance of HDI? Focus on human well-being. Focus on human well-being. It focus on human well-being, that is very essential. Second, highlight social gap. Highlight social gap and inequality. Highlight social gap and inequality. Better for policy making. Better for policy making. Better for policy making. International comparison. International comparison can be made between the countries. ठीक है. And it is transparent mode. It is in transparent mode of calculating the well-being. So these are the importances of HDI. Focus on human well-being, highlight social gap and inequality, better for policy making, international comparison, and it is very much transparent. Now, if we talk about the challenges of HDI, what are the challenges of HDI? What are the challenges? Only 3 dimensions are there. Only 3 dimensions are there. There are many other dimensions that they focus on, like women empowerment they can focus, gender gap they can focus, but they are focusing only on 3 dimensions. Then measure quantity only. Like they talk about mean year of schooling, expected year of schooling, health condition, but they are not talking about the quality of service. Like if a child is in the school, how much education he is getting. Are he is getting the practical education? Are he is getting the education that is needed in the present time? Then health facilities they are talking about. What are the health facilities? How the doctors are treating the patients. That is also need to be important. So qualitative aspect is little bit ignored and they focus more on quantitative aspect. Then environment work is ignored. Environment aspect is ignored. Although we can say that the standard of living will improve more
if the environment is better, but specifically the environment parameter need to be there, but it is not mentioned there. Then ignore unpaid work also. It also ignore the unpaid work. Ignore unpaid work. Here also the unpaid work is ignored. These are the challenges associated with HDI. These are the challenges associated with HDI. Now there might be a simple question of all of you, sir, please compare GDP versus HDI. So I am doing the comparison here. What is the difference between GDP and HDI? Basis GDP and HDI. GDP and HDI. Okay. So type of indicator. Type of indicator. What type of indicator they are? So GDP is a economic indicator. It is economic indicator. It is it is human development indicator. Human development indicator. Human development indicator. It is human development indicator. Measure. What it measure? GDP measure economic output and production. Economic output and production. Economic output and production. Quality of life and well-being. Quality of life and well-being. Quality of life and well-being. Inequality. Inequality. Does not reflect income. Does not reflect income or regional inequality. Or regional inequality. Does not reflect income or regional inequality. Basic HDI also does not include inequality. लेकिन जो इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई है, एक नया पैरामीटर इसमें और ऐड किया गया है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, उसमें इनइक्वालिटी मेजर करते हैं, लेकिन जो बेसिक एचडीआई है जो अभी हमने पढ़ा उसमें इनइक्वालिटी एडजस्ट नहीं होती. चौथा एनवायरमेंट. एनवायरमेंट. नो कंसिडरेशन of environment. No consideration of environment. Similarly, basic HDI also not considered it. Also not considered it. Then fifth, ranking. High GDP equals to strong economy, not necessarily better living. Not necessarily better living. Higher HDI show better human development, irrespective of GDP size. So these are the differences between the GDP and HDI. HDI और GDP में ये differences हैं. First is type of indicator. GDP is an economic indicator. HDI is human development indicator. Measure economic output and production.
HDI measure quality of life and well-being. Inequality. GDP does not reflect income or regional inequality. HDI also does not include inequality, that is basic HDI. इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई जो होता है उसमें काउंट होता है, लेकिन बेसिक एचडीआई में हम काउंट नहीं करते. एनवायरमेंट, नो कंसिडरेशन ऑफ एनवायरमेंट. Basic HDI also does not consider it. Ranking, high GDP equal to strong economy, not necessarily better living. High HDI show better human development irrespective of GDP size. So this is the difference between the GDP and HDI. So friends, if I need to conclude, I can say both of them are important in their own sphere. अपनी अपनी जगह दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तरफ ग्रोथ है तो एक तरफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, और जब दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट जब एक साथ सिंक्रोनाइज करते हैं तो डेवलपमेंट एस्पेक्ट और तेजी से बढ़ते हैं. ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय सेंस, माय इन दिस रिगार्ड. यू ऑल कैन स्कैन दिस Instagram QR to join our channel and to get more interesting shots and videos. Thank you so much. God bless you all. Do take care. Veranda IAS, where your dream becomes reality.